आसमां छूने का स्वप्न कौन नहीं देखता? अपने जीवन में आगे बढ़ना कौन नहीं चाहता है? सभी अपने लाइफ में लगातार सफलता के सीढ़ियां चढ़ना चाहता है। हर कोई पैसे के पीछे भागता है। मुझे भी सभी लोगों की तरह पैसे के पीछे भागने की आदत थी। मुझे भी आसमां छूने की ललक थी। मैं भी खूब तरक्की करना चाहता था। मेरा पूरा बचपन गरीबी में कट गया था। जब मेरी उम्र खिलौनों के साथ खेलने की थी तब मैं एक खिलौने की दुकान पर काम किया करता था। मन तो करता था इन खिलौनों के साथ जी भर के खेलूं, लेकिन मजबूरी इतनी थी कि इन खिलौनों को सिर्फ अमीरजादे के बच्चों को बेचने की ही अनुमति थी। जब हर महीने के 8 तारीख को मेरी सैलरी 750 रुपए मिलती थी तो इन आधे पैसे से तो माँ की दवाई और आधे पैसे से पूरे महीने के लिए राशन खरीदना पड़ता था। अगर किसी महीने 1 से 2 दिन छुट्टी हो जाती थी तो सैलरी से महीने के खर्च भी नहीं उठा पाता था। इन हालातों से लड़ते लड़ते बचपन का बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। परंतु इन हालातों के बीच भी मैंने किसी तरह से जैसे तैसे करके 12वीं तक पढ़ाई जारी रखा। 12वीं पास करने के बाद मैं अपने छोटे शहर से निकलकर दिल्ली जैसे बड़े महानगर में पहुंच गया था। यहाँ आने के बाद कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, परंतु इन परेशानियों के बाद मुझे एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल गया। मैं यहाँ हर नई चीजों से अनजान था और हर बातों से अनजान होकर मैं अपनी काम पर ध्यान देने लगा। मैं आगे की लाइफ बचपन जैसी तंगी हालतों में बिताना नहीं चाहता था, इसलिए मैं अपनी काम को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से कर रहा था। मुझे उस कॉल सेंटर में नौकरी ज्वाइन किया हुआ लगभग 10 महीने हो चुके थे, परंतु इतने दिनों में ऑफिस कभी देर से नहीं पहुंचा था। परंतु एक दिन में ऑफिस थोड़ी देर से पहुंचा। मेरे साथ काम करने वाले सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। इसी बीच मुझे इन लोगों के बीच में एक नए चेहरे पर मेरी नजर टिका। भूरे बाल, आंखों में काजल, गुलाबी होठ, अपने ललाट पर एक छोटी सी प्यारी बिंदी लगाई हुई थी। बाईं हाथ से अपने चेहरे पर आने वाले बालों को हटा रही थी, मगर फिर भी उसके बालों की लट उसके चेहरे पर आ रही थी। उसे देखने के बाद मुझे अपनी आंखों को दूसरी ओर करने का दिल ही नहीं किया। ऐसा लग रहा था आज पूरी दुनिया थम जाती और हर लोग और वस्तु इसी अवस्था में रहता जैसे अभी मेरी नजरें उसके चेहरे पर थी। अगर स्वर्ग में परियां सच में रहती होगी तो शायद वो भी इसी जैसी ही रहती होगी। मैं अपनी स्थान पर जाकर बैठ गया और उससे अपने मन को जबरदस्ती वहां से हटाकर कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकाया। इसके बाद कामों में व्यस्त हो गया। वैसे मुझे उन दिनों लड़कियों से कुछ ज्यादा मतलब नहीं रहती थी, जिसके कारण लड़कियों से ज्यादा संबंध भी नहीं रह पाता था। जब मैं एक कॉल पर व्यस्त था तब वह भूरी बाल वाली लड़की मेरे कंधों को छूकर कुछ इशारा की। मैं उसे मुड़कर देखा। इस बार उसकी आंखें मेरी आंखों से एक पल के लिए लड़ा, मगर मैं फौरन नजरें दूसरी ओर कर लिया। लेकिन तब मैं उसकी प्रॉब्लम को समझ गया था। शायद उसके हेडफोन में कुछ दिक्कत आ गई थी। मैं अपने हाथ को दिखाकर उसे कुछ सेकंड रुकने का संकेत दिया और मैं पुनः कॉल पर ग्राहक से बात करने लगा। क्या हुआ? ग्राहक के कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद मैंने उससे पूछा, हेडफोन में आवाज नहीं आ रही है, शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है। उसने बोली वह अब चाहती तो इसकी सूचना कॉल सेंटर के इट विभाग को दे सकती थी, मगर उसने इट के बजाय मुझे बताई। मुझे भी उससे बात करने का एक अच्छा मौका मिल चुका था और मैं इससे इट विभाग को बताकर इस मौके को खोना नहीं चाहता था। इसलिए मैं अपनी हेडफोन निकालकर अपने सिस्टम के CPU पर रख दिया और उसके करीब पहुंच गया। उसने अपने हेडफोन निकालकर मेरे हाथ में दिया। उसी समय उसकी कोमल उंगलियां मेरी उंगलियां को स्पर्श किया। उसकी उंगलियां के स्पर्श से ही मेरी पूरे शरीर में बिजली सी कौंध गया था। जब उसके हेडफोन के जैक को निकालकर वापस इंसर्ट किया तब उसकी आवाज की प्रॉब्लम दूर हो चुकी थी। अब आवाज आ रही है, मैंने हेडफोन देते हुए बोला। थैंक्स, वह मुस्कुराती हुई बोली। मैं भी उसके मुस्कान के साथ थोड़ी अपनी मुस्कान मिला दिया और वापस हम दोनों कामों में व्यस्त हो गए। लंच के समय हम दोनों ने एक ही साथ कैफेटेरिया गया और एक ही टेबल पर बैठकर नाश्ता भी किया। इस बीच हम दोनों के बीच काफी सारी बातें हुई। उसने अपना नाम दीपिका बताई और वह दिल्ली के ही रहने वाली थी। उस दिन से हम दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई और कॉल सेंटर के अलावा हम दोनों अब फोन से भी बातें करने लगे थे, यानी हमारी रिश्ते काफी तेजी से बढ़ रहे थे। मात्र 20 दिन के अंदर ही हम दोनों वीकेंड पर बाहर घूमने लगे थे। एक दिन मैं और दीपिका दोनों वीकेंड पर घूमने पास के ही एक तारामंडल में गया हुआ था। जब तारामंडल में भूगोलीय अवस्था वाली शो शुरू हुआ तो हम लोगों के पास एक काल्पनिक आकाश गंगा बन गया।
जिसमें करोड़ों तारा और लाखों ग्रह थे। मैं इन सब चीजों को देखकर काफी रोमांचित हो रहा था। मेरे बगल में ही दीपिका थी। उसकी बाईं हाथों की उंगलियां मेरे दाईं हाथ की उंगलियों से लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों सदियों तक ऐसे ही साथ रहने वाले हैं। इन उंगलियों की तरह मैं भी कहीं ख्यालों में खो गया था। इस काल्पनिक आकाश गंगा में मैं और दीपिका कहीं वास्तविक हमसफर बनकर पूरे आकाश गंगा में सफर करने लगा। मेरा ये भ्रम उस वक्त टूटा जब शो खत्म हुआ और लोग वहां से बाहर निकलने लगे। तारामंडल के मुख्य दरवाजे के पास फूलों की एक दुकान थी जिसमें गुलाब के अलावा कई प्रकार के फूल बिक रहे थे। मैं उस दुकान से 60 रुपए देकर एक गुलाब का फूल खरीद लिया और एक अच्छे मौके देखकर दीपिका को प्रपोज कर दिया। दीपिका के साथ मैं पिछले 1 महीने से अधिक दिनों से रहा था, परंतु आज उसे प्रपोज करते समय मेरी धड़कने किसी सुपरफास्ट ट्रेन की रफ्तार से कम नहीं धड़क रही थी। मेरी धड़कने को बिना मेरे सीने पर सर रखे ही दूर से उसकी आवाज साफ साफ सुना जा सकता था। आई लव यू टू। उसके ओठों से ये चंद शब्द सुनकर मेरे कानों को ऐसे तृप्ति महसूस हुआ जैसे सूखी रेत पर बारिश के बूंदे की बौछार हुआ है। उस दिन मैं काफी खुश था। उसके बाद हमारी लाइफ में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। अगले महीने ही मेरा प्रमोशन हो गया और कॉल रिसीवर से सीधा फ्लोर मैनेजर बना दिया गया, जिसके कारण मेरी सैलरी भी दुगनी कर दी गई। अब जिंदगी मजे में कट रही थी। कुछ पैसे माँ को भेजने के बाद भी अच्छे खासे पैसे की बचत कर लेता था एवं इसके अलावा दीपिका के साथ हर वीकेंड में कहीं ना कहीं भी लिया करता था। मैं और दीपिका एक साथ कई रातें होटल में भी बिताए थे। एक रात हम दोनों दिल्ली के बूमलाइट नामक होटल में थे। वैसे अधिकतर रातें हम दोनों की इसी होटल में बीती थी। उस रात मैंने दीपिका को शादी के लिए बोला तो उसने ये कहकर मना कर दी, मैं अभी इसके बारे में नहीं सोची हूँ, लेकिन जल्द ही बता दूंगी। सोच कर रोके, कोई बात नहीं, मुझे भी शादी की कोई जल्दीबाजी नहीं है। उसके जवाब के बदलने में मैंने बोला, दीपिका अब मेरी लाइफ की एक अभिन्न रंग बन गई थी। उसके बिना जीने की कल्पना करना भी बेकार सा हो गया था। एक दिन मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला ही था, तभी गांव से छोटे चाचा का फोन आया और उन्होंने बताया मेरी माँ की तबीयत काफी खराब है। उनके किडनी में इन्फेक्शन है। माँ को जल्द से जल्द ऑपरेशन कराने होंगे, वरना उनकी जान भी जा सकती है। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने इतने दोनों में कुछ पैसे के अलावा कुछ दोस्त भी बना चुके थे। इन दोस्तों और कंपनी से एडवांस लेने के बाद पूरे 1,18,000 रुपए का इंतजाम कर चुका था। माँ के बीमारी के बारे जब दीपिका को मालूम पड़ी तो वह मदद के लिए 20,000 रुपए लेकर मेरे पास आ गई। माँ के ऑपरेशन के लिए इतने पैसे पर्याप्त थे। रात हो गई थी, इसलिए मैंने दीपिका को अपने कमरे में ही रुकने के लिए बोल दिया। चूंकि वह जहाँ रहती थी मेरे यहाँ काफी दूर पड़ती थी, वह आज पहली बार मेरे कमरे में नहीं रुक रही थी। इसके पहले भी वह कई रातें यहाँ रुक चुकी थी। इस दिन भी वह बिना मन किए ही रुकने के लिए हामी भर दी। शायद उसे मालूम थी कि आज मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हूँ और वो इस हालात में मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। करीब रात के 11 बजे तक दोनों खाना खाकर सो गए थे। अगले दिन जब मेरी आंखें खुली तो मेरी पैरों तले की जमीन खिसक गई। पैसे वाली बैग और दीपिका दोनों गायब थे। मैं कमरे, बाथरूम, हर जगह उसे ढूंढा मगर वे कहीं दिखी। मैं डर गया, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गया। मैंने दीपिका के नंबर पर कॉल लगाया, उसके नंबर ऑफ आ रहा था। मैं थक हार कर उसके फ्लैट घर गया। मैं उसके घर पिछले हफ्ते ही गया था, जिसके कारण उसके घर का एड्रेस मुझे मालूम थी। वहां पहुंचने पर उसके घर में ताला लटका देख मैं इतना समझ गया था कि मेरे साथ कुछ जरूर गड़बड़ हुआ है। उस फ्लैट के मकान मालिक ने बताया वह अपने पति के साथ सुबह 5 बजे ही कहीं चली गई है। वह अचानक कल ही मुझे बताई थी कि उसे जॉब में अलग ट्रांसफर किया गया है और जल्द वहां रिपोर्टिंग करना है, जिसके कारण इस कमरे को खाली कर रही हूँ। उसके पति भी था। मैंने आश्चर्य होकर पूछा, हाँ, उसके पति बगल के ही एक कपड़े की दुकान में काम किया करता था। फ्लैट के मालिक के बात सुनकर मैं पूरी तरह समझ गया था। वह मुझे धोखा दे है, मुझे बेवकूफ बनी है और मेरे पैसे लेकर कहीं वे दूर भाग गई हैं। उस घटना से मैं काफी टूट गया था। फिर भी पूरी दिन उसे शहर में ढूंढता रहा मगर उसकी कोई अता पता नहीं चला। शाम में चाचा का फोन पुनः आया और पैसे के बारे में पूछा। मैंने उनकी बात को सुनकर चुप रहा और रोने लगा। लाइफत दो होता थे उन मारक स्पेस। बेटा तुम सही तो हो ना?
चाचा ने कहा, हाँ बेटे, सुबह तक पैसे लेकर चले आना वरना फिर मन को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने बताया है। चाचा जी ने थोड़ा धीमे स्वर में बोले, मैं पैसे लेकर कल जरूर आऊंगा, आप परेशान मत होइए। मैंने कॉल डिस्कनेक्ट होने से पहले बोला, मुझे सुबह तक पैसे के जुगाड़ करना था। मेरे पास कोई उपाय नहीं बच रही थी। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं अपने मकान मालिक के घर में ही चोरी करने चला गया। मैं जानता था ये गलत है। मेरे दिमाग ने इसे करने से कई बार रोकने की कोशिश किया, मगर मैं अपनी आत्मा को मारकर घर के अंदर चला गया। करीब रात के 2 बज रहे थे। मैं घर के अंदर चोरी करने के लिए जैसे ही गया, सेक्रेटरी वालों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया गया। घर जाने के लिए सुबह में मेरी गाड़ी थी, परंतु मैं जेल चला गया। इधर मेरी माँ ऑपरेशन के लिए तड़पती रही और चाचा अस्पताल के बाहर मेरा इंतजार करते रहे। डॉक्टर बार बार चाचा को पैसे के लिए बोलता रहा, मगर वहां ना तो पैसा पहुंच पाई और नहीं मैं पहुंचा। अंततः पैसे के अभाव में ऑपरेशन नहीं हुआ और मां की मृत्यु हो गई। चाचा श्मशान घाट तक मेरा इंतजार करते रहे और बार बार मेरे मोबाइल नंबर को रीडायल करते रहे, मगर मैं वहां भी नहीं पहुंच पाया। इस तरह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं कई वर्षों तक जेल में ही सड़ते रहा। बस मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने किसी से सच प्यार किया।